हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सेमिस्टर 1 का कॉस्टिंग का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके। ठीक है बच्चों, आज जो हम डिस्कस करेंगे कॉस्टिंग का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपका सितंबर में फर्स्ट या सेकेंड वीक के शुरुआत में जो एग्जाम शुरुआत होने वाले हैं उसके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसी को लेके हम आज डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ साथ में करते रहिए। और एक काम आपका है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ तो जरूर दोस्तों को आपको हेल्प करना है, तो ये वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, चले फटाफट आप अपना कॉपी लेके हमारे साथ साथ करते रहिए। बीच बीच में आप हमारा वीडियो को पॉज करके जो प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और एग्जाम में आप अच्छा रिजल्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट हो जाते हैं एमसीक्यूज लेके, कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके। चलिए এখানে আমি বাংলাতেও নিয়েছি, যারা বাংলাতে পড়ছো তাদের জন্য বাংলাতে কোশ্চেনটাও দেওয়া আছে এবং তার সাথে সাথে ইংলিশ রয়েছে। ঠিক আছে, যারা বাংলা করছো তাদের জন্য যাতে সমস্যা না হয় তাই আমি বাংলা কোশ্চেনগুলো এখানে নিয়েছি, ইংলিশের সাথে সাথে তোমরা বাংলাগুলো দেখে তোমরা তোমাদের খাতায় লিখে এগুলো প্র্যাকটিস করতে পারো। ঠিক আছে, ओके तो चले शुरू करें आज का एमसीक्यू सेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हमने काफ़ी एमसीक्यूज लिए हैं जिसके अंदर से आपका एग्जाम में काफ़ी एमसीक्यूज आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिंग प्राइमरीली डील्स विथ, आपको पता ही होगा कॉस्टिंग प्राइमरीली डील्स विथ, किसके ऊपर कॉस्टिंग डील्स करते हैं, क्या लेके, इनकम डिटर्मिनेशन, कॉस्ट एसर्टेनमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कॉस्ट एसर्टेनमेंट मतलब आपका जो आंसर होगा कॉस्ट एसर्टेनमेंट मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नंबर टू में क्या बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉस्ट यूनिट। देखिए इसमें से कौन सा कॉस्ट यूनिट है ये आपको पूछा गया है। देखिए इसमें से कौन सा कॉस्ट यूनिट होगा, पर टन ऑफ स्टील, पर मंथ सैलरी, पर रुपीज सेल्स, पर शेयर होल्डर्स। मतलब ये पर टन ऑफ स्टील ये होगा आपका सही जवाब। ठीक है बच्चों, हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमने लिए हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी भागेंगे। आप भी हमारे साथ साथ में करते रहिए। कॉस्ट सेंटर मीन्स, कॉस्ट सेंटर हम किसको बोलेंगे, लोकेशन, पर्सन्स और आइटम्स फॉर व्हिच कॉस्ट इज असर्टेन। सही बात है भाई, नंबर ए होगा आपका सही जवाब। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया, नंबर 4 असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है आपको। क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन देखिए पहले। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। सही बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बिकॉज इट प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ये भी सही बात है, दोनों ही सही बात है और ये सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, बोथ ए बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका मतलब है ए होगा आपका, ए होगा आपका सही जवाब। ठीक है बच्चों, चले समझ में आ रहा है आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या लिमिटेशन है, क्या बोला है, देखिए एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन, प्रोवाइड्स एक्यूरेट फ्यूचर फोरकास्ट, इजी फॉर स्मॉल फर्म्स, एलिमिनेट्स फिनेंशियल अकाउंटिंग। अब इसमें से देखिए कौन सा लिमिटेशन है, इसका लिमिटेशन कौन सा है। तो इसका मतलब है लिमिटेशन कौन सा होना चाहिए भाई, ये एक्सपेंसिव है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप इंस्टॉल करेंगे वो एक्सपेंसिव है, तो इसमें ज़्यादा खर्चा पड़ता है, इसलिए ये इसका एक लिमिटेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 क्या बोला गया, देखिए स्टेप्स नेसेसरी फॉर इंस्टॉलिंग ए कॉस्टिंग सिस्टम इंक्लूड। ये जो स्टेप्स आपको दिया गया है इसमें से कौन सा
स्टेप्स आपका क्या है, नेसेसरी है। देखिए क्या बोला गया, ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस, सुइटेबल ऑफ सिस्टम टू बिजनेस, मैनेजमेंट सपोर्ट, ये तीनों ही आपका स्टेप से, तीनों को ही आपको चेक करके देखना है। तो इसका मतलब आपका जवाब जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, देखिए क्या क्या बोला गया, सर्टेन ऑफ कॉस्ट एंड कंट्रोल इट, ये तो सही बात है। रिकॉर्डिंग फिनेंशियल, ये तो नहीं है। अवॉइडिंग टैक्सेशन नहीं। रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स, ये नहीं। तो ये इसका मतलब है आपका सही जवाब होगा ए। ठीक है बच्चों, क्लियर। आगे चले, फिर असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए कंपल्सरी इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सही बात है क्या, ये सही बात है क्या। फिर बिकॉज इट हेल्प्स इन कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी, ये तो गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंपल्सरी इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत है। और क्योंकि हर टाइप का जो बिजनेस है, जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग वाला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जरूरत नहीं पड़ता है, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात है बिकॉज इट इज हेल्प इन कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी, ये भी गलत बात है, ये टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए हेल्प नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें से दोनों ही क्या गलत है। इसका मतलब है ये डी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, दोनों ही गलत है, दोनों सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस टुगेदर फॉर्म्स, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको जोड़ के क्या आता है, आपको पता होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ के क्या आता है, फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ओवरहेड, ये होगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट कॉस्ट जितना होता है सबको जोड़ते हैं, कॉस्ट शीट हम बनाते हैं जहां पे हमने डायरेक्ट कॉस्ट सबको जोड़ते हैं, तो क्या आता है, प्राइम कॉस्ट आता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 क्या बोला गया है, फैक्ट्री कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, फैक्ट्री कॉस्ट को और क्या नाम पे हम जानते हैं, वर्क्स कॉस्ट। ठीक है बच्चों, फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, वर्क्स कॉस्ट। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी थियोरिटिकल पार्ट हम थोड़ा जल्दी भागेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, सेलिंग कॉस्ट इज इंक्लूड्स, सेलिंग कॉस्ट के अंदर क्या आता है, सेलिंग कॉस्ट इज इंक्लूड क्या है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ये भी है। पैकेजिंग एक्सपेंसेस, ये भी इसके अंदर आता है। सेल्समैन कमीशन, ये भी आता है। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज होगा आपका सही जवाब। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल कॉस्ट, इसमें से ये जो कॉस्ट आपको दिया गया है इसमें से कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है, देखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फैक्ट्री रेंट, मैनेजर सैलरी। देखिए वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल होगा, क्योंकि जितना प्रोडक्शन आप बढ़ाएंगे उतना ही आपका ये जो डायरेक्ट मटेरियल है उतना ज़्यादा लगेगा, कम करेंगे तो कम लगेगा। इसका मतलब ये कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इसमें से कौन सा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है आपका, देखिए टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस। देखिए डायरेक्ट वेजेस, रॉ मटेरियल तो बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें कोई फिक्स्ड पोर्शन नहीं रहता है। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको तो हर साल में एक फिक्स अमाउंट प्रीमियम देना पड़ता है। इसका मतलब टेलीफोन बिल देखिए एक मिनिमम चार्ज होता है उसका जो आपको देना है, फिर उसके बाद जितना आप यूज़ करेंगे उसके हिसाब से बिल आपको चुकाना पड़ता है। तो इसका मतलब है टेलीफोन बिल जो है आपका ये होता है आपका क्या होगा, ये होगा आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मैचिंग का क्वेश्चन यहाँ पे है, मैच करवाना है आपको, दोनों तरफ मैच करवाना है। देखते हैं क्या बोला है। कलम ए और कलम बी में थोड़ा सा यहाँ मिक्स हो चुके हैं, तो हम देखते हैं इसको। देखिए कलम ए में क्या बोला गया है, फिक्स्ड कॉस्ट बोला गया है, बी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट। तो इसके अंदर
कौन सा किसके साथ मैच होगा आप देखिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपको रेगुलर एक सेम अमाउंट आपको कॉस्ट बेयर होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट किस में आएगा, जैसे रेंट हो गया तो इसका हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं आपको। ए के साथ कौन जाता है, रेंट, फैक्ट्री रेंट, मतलब ये 3 होगा। फिर बी के साथ देखिए वेरिएबल कॉस्ट कौन सा होगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो बी के साथ 2 जाता है। फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल बोला है कि मिनिमम चार्ज प्लस यूनिट चार्ज, तो जोड़ते हैं तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आएगा आपका कौन सा, ये सी जो है इसके अंदर आएगा 1। फिर डी सेलिंग कॉस्ट तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आता है, तो डी के अंदर आएगा 4। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है भाई, ए में 3, बी में 2, सी में 1। अच्छा ये आपका ए से ही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, ए आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, इस तरह से कॉलम मैच का भी क्वेश्चन आएगा। अलग अलग पैटर्न, जिस पैटर्न में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं हम उसी पैटर्न को लेके आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग क्वेश्चन लेके, अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन लेके आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नंबर 15 में क्या बोला गया है, बिहेवियर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इंक्लूड्स। जो बिहेवियर के हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं उसमें से कौन सा आपका आता है, देखिए फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, यही तो होगा आपका बिहेवियरल के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से, है ना। बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, चले आगे नंबर 16 में क्या बोला गया, देखिए असर्शन रीजनिंग दिया गया। 16 में क्या बोला गया है आपको, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। सही बात है भाई, ये तो ट्रू है। बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चार्ज विद लेवल ऑफ एक्टिविटी, चेंज विद लेवल ऑफ एक्टिविटीज। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स रहता है, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये बात भी तो सही है, ये चेंज नहीं होता है, होता है क्या, चेंज नहीं होता है, तो ये भी आपका ट्रू है। तो इसका मतलब है ये दोनों ही आपका ट्रू है, ए एंड बी दोनों, ए एंड आर दोनों ही आपका ट्रू है। ठीक है, और ये आपका आंसर जो होगा ये होगा ए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी सही बात है, क्योंकि प्रोडक्शन चेंज के साथ साथ ये चेंज नहीं होता है, इसलिए ये आपका सही जवाब होगा। चलिए नंबर 17 में क्या बोला गया है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्राइम कॉस्ट इक्वल टू क्या है, देखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही तो सही आंसर है भाई, आगे जाने का जरूरत नहीं है। प्राइम कॉस्ट का मतलब सब डायरेक्ट जो एक्सपेंस है उसको जोड़ते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, चलते हैं और आगे जल्दी भागते हैं। If direct material 40,000, direct labor 30,000, direct expenses 10,000, then prime cost equal to क्या होगा। तो आप क्या करना है, अभी तो आप पिछले जो प्रॉब्लम है उसमें आपने देखा है क्या करना पड़ता है, सबको जोड़ना पड़ता है। तो प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा भाई, प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट इक्वल टू सबको जोड़ देंगे तो 40,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000, तो इसको जोड़ देते हैं कितना आएगा, 30, 40, 70 प्लस 10 दैट इज 80,000। ठीक है बच्चों, तो आपका यहाँ पे देखिए आंसर कौन सा आपका सही जवाब है, देखिए 40, 30, 70 प्लस 10, तो इसका मतलब है 80,000, तो बी आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, बी आपका सही जवाब है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं। नंबर 19 क्या बोला गया है, कंपनी इनकर्स, कंपनी ने खर्चा किया राइट मटेरियल में कितना 50,000, डायरेक्ट वेजेस में इतना, फैक्ट्री इसमें इतना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 10,000। तो फाइन फैक्ट्री कॉस्ट मतलब क्या, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब है वर्क्स कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू, फिर जोड़ देते हैं 50,000 आपका मटेरियल कॉस्ट है, फिर डायरेक्ट वेजेस है 20,000 भाई, फिर फैक्ट्री ओवरहेड है 15,000, यही तीनों जोड़ेंगे
है कि नहीं। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट प्लस ये आएगा, तो 15,000, 20,000 प्लस 50,000, 85,000 हो जाएगा फिर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 85,000। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा, आंसर जो होगा वो होगा आपका बी। बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, बी होगा आपका सही जवाब। चलिए और आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। नाउ कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ऑब्टेन एज, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या फॉर्मूला होगा, फैक्ट्री कॉस्ट जरूर, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ेंगे प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। तो ये आपका सही ऑप्शन है। फैक्ट्री कॉस्ट के साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ते हैं तो फिर आता है, क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये आपका सही जवाब होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। A company has direct material 25,000, direct wages 15,000, direct expenses 5,000, फिर फैक्ट्री ओवरहेड है 10,000, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, सबको जोड़ देंगे भाई। फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू, हम इसको सब जोड़ेंगे, जैसे डायरेक्ट मटेरियल 25,000 प्लस इसके साथ डायरेक्ट वेजेस 15,000, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फिर ये भी जोड़ेंगे 5,000 आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आ गया प्राइम कॉस्ट। फिर इसके साथ फैक्ट्री ओवरहेड हम जोड़ देंगे और 10,000 तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। तो 25, 15, 40, 40, 45 और 10, 55,000। ये 55,000 हो गया आपका सही आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपका जो ऑप्शन होगा आंसर का वो होगा कौन सा, वो होगा ए। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे भागते हैं। ई प्राइम कॉस्ट नंबर 22 क्या बोला गया है, ई प्राइम कॉस्ट 50,000, फैक्ट्री ओवरहेड 20,000, देन फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा। इतना इजी क्वेश्चन हम क्यों लिए हैं, चलिए इतना ही आएगा आपका, इजी क्वेश्चन ही आएगा। तो फिर कितना हो जाएगा भाई, फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू कितना होगा, जैसे प्राइम कॉस्ट 50,000, इसके साथ जोड़ेंगे ओवरहेड 20,000, ठीक है, तो फिर कितना आ जाएगा भाई, 70,000 आ जाएगा। सॉरी ज़्यादा जीरो लग गया, ये हो गया आपका सही जवाब। मतलब इसका मतलब है ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, और आगे भागते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्या, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ क्या जोड़ते हैं तो सेलिंग प्राइस आएगा भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ प्रॉफिट जोड़ देंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे ना, फिर प्रॉफिट जोड़ेंगे तो फिर सेल्स आएगा। तो इसका मतलब है आपका जवाब क्या सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन है हाँ ए में है आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट इसके साथ हम जोड़ेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर एडेड टू, किसके साथ हम जोड़ते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो हम किसके साथ जोड़ते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, टोटल सेल्स, प्रॉफिट, फैक्ट्री कॉस्ट के साथ हम जोड़ते हैं। फिर आता है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ के फैक्ट्री कॉस्ट के साथ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ते हैं, फिर आता क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, तो हम फैक्ट्री कॉस्ट के साथ जोड़ेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम है वर्क्स कॉस्ट, आप ध्यान पे रखिए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 25, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी आपको बताया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू क्या होगा, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो इसका मतलब है आपका ये ए ऑप्शन सही है, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ेंगे तो आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ई फैक्ट्री कॉस्ट 80,000 फैक्ट्री कॉस्ट बोला गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो 10,000 है, सेलिंग एक्सपेंसेस 15,000 है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना होगा, जोड़ देंगे भाई सबको। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना होगा, कॉस्ट ऑफ
सेल्स इक्वल टू, सबको जोड़ेंगे, 80,000 प्लस 10,000 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ेंगे तो आगे आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। फिर उसके साथ हम 10,000 सेलिंग एक्सपेंसेस, 15,000 सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, देखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा, 80 प्लस 10 90, 90 प्लस 1,05,000, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका मतलब है 26 का ऑप्शन क्या है, हाँ है, ये हो गया आपका सी, आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, सी होगा आपका सही जवाब। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस, सेल से क्या लेस करने से प्रॉफिट आएगा भाई, सेल से कॉस्ट लेस करेंगे, कौन सा कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इसका मतलब है आपका जवाब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट। चलिए और आगे बढ़े, नंबर 28। अब 28 में क्या बोला गया, देखिए डायरेक्ट वेजेस 30,000 है, प्राइम कॉस्ट 80,000 है, इफ डायरेक्ट मटेरियल 40,000, फाइंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, प्राइम कॉस्ट आपको दे दिए हैं, तो प्राइम कॉस्ट से अगर हम ये जो डायरेक्ट वेजेस है और डायरेक्ट मटेरियल है माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो कैसे करेंगे हम, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं प्राइम कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मटेरियल माइनस डायरेक्ट लेबर, ऐसे निकाल सकते हैं। तो प्राइम कॉस्ट कितना है भाई आपके पास, 80,000 है, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, माइनस इसमें से डायरेक्ट मटेरियल जो है 40,000, माइनस डायरेक्ट लेबर मतलब डायरेक्ट वेजेस, इसको आप डायरेक्ट वेजेस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। डायरेक्ट वेजेस कितना है, माइनस 30,000, इसमें से 30,000 लेस कर दीजिए। तो इसका मतलब है 80,000 से 40 हो गया, 40 से फिर 30 मतलब 10,000 हो गया आंसर आपका। तो आपका जो सही जवाब है वो है ए, 10,000। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं रहेगा और एग्जाम में आपको जल्दी जल्दी आंसर करना पड़ेगा, शॉर्ट टाइम में आपको आंसर करना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके आपको लिखना है, तो इसलिए आप शॉर्ट में ऐसे करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नंबर 29, कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर, कॉस्ट शीट क्यों बनाए जाते हैं भाई, कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, टैक्स कैलकुलेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल में नहीं भाई, ये एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, हम तो कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए तो कॉस्ट शीट बनाते हैं और कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, है कि नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not included in cost sheet, ये जो आइटम यहाँ पे लिखा है इसमें से कौन सा कॉस्ट शीट में नहीं आता है, प्राइम कॉस्ट तो है ही, सेलिंग कॉस्ट वो भी आता है, ओवरहेड वो भी आता है, लेकिन आता कौन नहीं है, ये आपका सी, कैश बैलेंस कभी कॉस्ट शीट में हमने ऐड किया क्या, नहीं किए, तो सी होगा आपका सही जवाब। आप एक क्वेश्चन पढ़ते वक्त अच्छे तरीके से देखिए कि हाँ नॉट जो है ना वो मेंशन किया हुआ है, उसको जरूर ध्यान से देखिएगा, नहीं तो मिसिंग होने का चांसेस रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे चले। नेक्स्ट क्या बोला गया, देखिए व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें से कौन सा है जो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ये तो ऑब्जेक्टिव है ही भाई, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ये भी ऑब्जेक्टिव है, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ये भी ऑब्जेक्टिव है, कौन सा नहीं है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, तो टैक्स का पार्ट है, कॉस्ट का पार्ट ये नहीं है, तो इसका मतलब है ये डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ये जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग का। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 32 में क्या बोला गया, कुछ असर्शन रीजनिंग दिया गया आपको, चलिए देखते हैं पहले। प्राइम कॉस्ट इज द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, ये सही बात है, ऑल जितना डायरेक्ट कॉस्ट होता है उसको जोड़ते हैं तो प्राइम कॉस्ट आता है, आपको पता ही है, कॉस्ट शीट जब आप करेंगे किए हैं तो आपको पता है। नेक्स्ट क्या बोला, बिकॉज इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट, ये तो भाई गलत है क्योंकि ये इसके अंदर थोड़ी आता है, ये तो ओवरहेड है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट इसके अंदर नहीं आता है। तो टी फर्स्ट जो है असर्शन तो सही है, ट्रू है, लेकिन रीजन जो है
वो आपका फॉल्स है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कौन सा सही जवाब होगा आपका, ये आपका बी सही जवाब होगा। ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, देखिए व्हिच इज एन एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें से कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग का एडवांटेज है, देखते हैं फिर देखते हैं कौन सा एडवांटेज है। हेल्प्स इन प्राइस फिक्सेशन, ये भी एडवांटेज ही है। प्रिवेंट्स वेस्टेज घटाते हैं, ये भी आपका सही जवाब है। प्रोवाइड्स डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, ये भी आपका सही जवाब है। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चले और आगे बढ़ते हैं। 34 क्या बोला गया है, 34 में क्या बोला गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इज क्लासिफाइड अंडर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट किसके अंदर आता है, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं, सेलिंग कॉस्ट नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसमें भी नहीं आता है। तो इसका मतलब है सेपरेट कैटेगरी में इसको रखा गया, ये तीनों के अंदर किसी के अंदर नहीं आता है, ये अलग से सेपरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अलग क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 35 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन एलिमेंट्स इंक्लूड, ये जो कॉस्ट को जो हम क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट के हिसाब से, उसमें से क्या क्या आता है। चलिए प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट जो आता है, कॉस्ट का एलिमेंट क्या है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, यही तो है भाई, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इसी में हम डिवाइड करते हैं। एलिमेंट जो है, एलिमेंट मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसको हम ओवरहेड बोलते हैं। तो इसका मतलब है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलते हैं और आगे। नेक्स्ट आपका 36 में क्या बोला गया, असर्शन रीजनिंग में क्या बोला गया, सेलिंग कॉस्ट इज इनकर्ड बिफोर प्रोडक्शन, सही बात है क्या, प्रोडक्शन करने से पहले आप सेलिंग कॉस्ट बेयर कर देते हैं, ऐसा होता है क्या। चलिए फिर क्या बोला है, बिकॉज सेलिंग कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये भी तो गलत है, ये भी फॉल्स है। और सेलिंग कॉस्ट आप कैसे, प्रोडक्शन ही नहीं किए और आपने कैसे सेलिंग कॉस्ट बेयर कर दिए, ये गलत बात है। तो इसका मतलब है दोनों ही आपका फॉल्स है। तो इसका मतलब है ए एंड आर बोथ आर फॉल्स होगा। तो ये ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट आप कैसे प्रोडक्शन के पहले कैसे कर देंगे, नहीं कर सकते। और सेलिंग कॉस्ट डायरेक्टली क्या बोला है, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नहीं है भाई, सेलिंग कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 37 हमने 50 क्वेश्चंस लिए हैं, आपको इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लिए हैं इस लेक्चर में आपको डिस्कस करने के लिए। चलिए, व्हिच कॉस्ट डज नॉट चेंज विथ प्रोडक्शन, कौन सा कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होता है। भाई पता है आपको, जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो प्रोडक्शन कितना भी चेंज हो जाए, बढ़ जाए, घट जाए, उसमें मतलब नहीं है, वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब है कौन सा कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आपका प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होता है। ये आप देखिए नॉट चेंज बोला है, आप ऐसे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, 38 में क्या बोला गया, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है, कैरेज आउटवर्ड आता है भाई, स्टोरेज आता है, डिलीवरी एक्सपेंसेस वो भी आता है। तो इसका मतलब है ये ऑल ऑफ दीज आपका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और क्या बोला जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम क्या है, चार्जेबल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा फास्ट निकालें क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, आपको समझ में भी आना चाहिए, ये भी बात सही है, लेकिन हम आपको समझाते हुए ही चल रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवरहेड, इसमें से कौन सा ओवरहेड होगा, इसमें से कौन सा ओवरहेड होगा। देखिए फैक्ट्री रेंट
ओवरहेड में आता है, ऑफिस सैलरीज ओवरहेड में, सेलिंग एंड कमीशन ये भी ओवरहेड में, क्योंकि ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो इसका मतलब है ये ऑल ऑफ दीज आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक मैचिंग है, मैच देखिए किसके साथ किया जाता है, आप इसको देखिए। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसका मतलब है 1 इसके साथ जाता है। फिर वर्क्स कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं, ये भी इसके साथ ही जाता है भाई, ये भी बी का 2 होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये भी सही है भाई, ये भी 3 के साथ ही जाता है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी 4, तो इसका मतलब है 1 का ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इस किस में आ रहा है देखिए आप, अच्छा ऑप्शन ए आपका फिर सही जवाब है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे हैं, ऐसे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना है। चलिए और देखते हैं आगे क्या बोला गया है आपको। कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट कंट्रोल मीन्स, कॉस्ट कंट्रोल का क्या मीनिंग है? रिड्यूसिंग कॉस्ट विदाउट रिड्यूसिंग क्वालिटी, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, इंक्रीजिंग वेजेस, एलिमिनेटिंग डायरेक्ट मटेरियल। तो इसमें से यही बात सही है भाई कि भाई हम रिड्यूस करें, कॉस्ट को घटाएंगे लेकिन क्वालिटी को सही रख के, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करके कॉस्ट को कितना कम कर सकते हैं वो हमको देखना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। इसका मतलब जो वेस्टेज वगैरह होता है उसको कंट्रोल करेंगे तो हमारा कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा गया देखिए 43 में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ द सेलिंग गुड्स, कॉस्ट ऑफ ए एडवर्टाइजमेंट। नहीं, कॉस्ट ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको छोड़ना पड़ा। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है? आपके पास 2-3 ऑप्शन था, 2 ऑप्शन था, मान लीजिए 2 ऑप्शन था, एक को अगर पकड़ना है तो दूसरे ऑप्शन को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जो उसको आप छोड़ रहा है, जो ऑल्टरनेटिव, दूसरा ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप चुनने के बाद एक को छोड़ना जो आपको पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि एक खेती में आप गेहूं भी कर सकते हैं, मतलब व्हीट उगा सकते हैं या राइस उगा सकते हैं। अगर राइस उगाए तो व्हीट को छोड़ना पड़ेगा, अगर व्हीट उगाए तो फिर राइस को छोड़ना पड़ेगा। ये आपस में एक का दूसरे का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not overhead? इसमें से कौन सा ओवरहेड नहीं है? इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रेंट, डायरेक्ट मटेरियल, पावर एंड फ्यूल। देखिए इसमें से आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्ट खर्चा है वो तो कभी ओवरहेड में नहीं आ सकते। देखिए नॉट ओवरहेड बोला है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट मटेरियल आपका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 क्वेश्चन है, ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने बिल्कुल इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसी को लेके आपको डिस्कस किए हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। संक कॉस्ट मीन्स, संक कॉस्ट का क्या मतलब है? संक कॉस्ट का क्या मतलब है? पास्ट कॉस्ट नॉट रिलीवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड, डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। देखिए संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑलरेडी हमने बेयर कर चुके हैं, जो कि अभी फिलहाल डिसीजन मेकिंग में कोई काम नहीं आएगा, जो गया तो गया, उसके ऊपर डिपेंड करके और कोई डिसीजन हम नहीं ले सकते, तो इसको हम क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट। मतलब जो खर्चे, जो कॉस्ट आपका डूब चुके हैं, तो इसका मतलब है ये पास्ट ए कॉस्ट नॉट रेलिवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग, जो कॉस्ट हो चुके हैं जो कि हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है बच्चों, रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, चलिए और कुछ इम्पोर्टेंट ना सामने यहाँ पे लिए हैं। আচ্ছা ফির দুবারা বলদু, যারা বাংলায় করছো তাদের জন্য কিন্তু আমি বাংলায় কোশ্চেন দিয়েছি, তো তোমরা বাংলায় এগুলোকে প্র্যাকটিস করতে পারো। ঠিক আছে, ठीक है। अब देखिए 46 में क्या बताया गया आपको। 46 में क्या क्वेश्चन दिए गए हैं? ई प्रॉफिट 25% ऑन सेल, सेल्स के ऊपर 25% प्रॉफिट है,
एंड कॉस्ट आपको दिया गया 1,50,000। तो आपको पूछा गया सेल्स कितना होगा भाई। अब देखिए इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इफ प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स होता है तो कॉस्ट के ऊपर कितना होता है। अगर प्रॉफिट, अब देखिए ये आपको याद है कि नहीं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, अगर 25 प्रॉफिट ऑन सेल्स, सॉरी प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स अगर 25% होगा, 25% होगा तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आपका 33 1/3% और इसको हम 1/3 बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, 33 1/3% और हम इसको बोलते हैं 1/3 ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर 1/3 होगा तो इसका मतलब है हम इसी को हिसाब से अब निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट कितना है भाई, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हो जाएगा 1,50,000 आपका कॉस्ट है, इसका 1/3 तो हो जाएगा ₹50,000, ये प्रॉफिट आ गया। देयरफॉर सेल्स कितना होगा, सेल्स इक्वल टू देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जुड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका 1,50,000 है, उसके साथ सेल्स प्रॉफिट जोड़ देंगे 50,000 तो आ जाएगा आपके पास 2 लाख। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो 2 लाख हो जाएगा आपका सही जवाब। तो इसका मतलब है ये सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। आपको ये ध्यान पे रखना है, याद रखना है ये। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 47 क्या बोला गया है, इफ प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स, फिर बोला गया 25% ऑन सेल्स एंड कॉस्ट। अरे सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 48 में क्या बोला गया है, इफ प्राइम कॉस्ट 80,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, देन वर्क्स कॉस्ट कितना होगा। चलिए, तो प्राइम कॉस्ट जो है, प्राइम कॉस्ट कितना है, 80,000 है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट 80,000 है, तो इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना है, आप डायरेक्टली करेंगे, जोड़ेंगे, आंसर लिखेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं एक्चुअली कैसे आया है। 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो इसका मतलब है 80,000 इंटू 20/100, 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा 16,000। तो ये 16,000 इसके साथ जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 96,000। ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, ये आ गया वर्क्स कॉस्ट। है भाई आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे, और ज़्यादा नहीं, और 2 क्वेश्चन है, फटाफट खत्म हो जाएगा। अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज 10,000, ये है फिक्स्ड आपका। इसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, फिक्स्ड है 10,000 प्लस 5 पर यूनिट आपका जो है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रहा है पर यूनिट में। सेमी वेरिएबल तो ऐसे ही होता है, एक पार्ट फिक्स्ड रहता है और एक पार्ट वेरिएबल रहता है। तो आपको पूछा गया है कि भाई द टोटल कॉस्ट कितना होगा, द कॉस्ट कितना होगा। तो देखिए कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा, देखिए इज इक्वल टू 10,000 आपका फिक्स है प्लस ₹5 पर यूनिट करके आपने बनाया कितना 1000, तो 1000 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 10,000 प्लस 5 इंटू 1000, तो इसका मतलब 5,000, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 15,000। तो इसका मतलब है आपका जो जवाब है वो 15 आपका 1000, जो मतलब सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। और आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की ओर हम पहुंच चुके हैं। चलिए, फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस जो है उसका 20% है फैक्ट्री ओवरहेड, जो कितना है 40,000 है। देन द डायरेक्ट वेजेस कितना होगा, मतलब डायरेक्ट वेजेस का 20% जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो है 40,000,
तो भाई डायरेक्ट वेजेस कितना होगा, घुमा के क्वेश्चन किए आपको, तो डायरेक्ट वेजेस कितना होगा, देखिए डायरेक्ट वेजेस कैसे करेंगे हम, इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन के मुताबिक 20% इक्वल टू है 40,000, तो 100% कितना होगा, अगर 20% 40,000 है तो 100% कितना होगा, कैसे करेंगे, 40,000 ऐसे आप लोग निकाल लीजिएगा, 40,000 इंटू 100/20 कर दीजिए, फिर तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा भाई, 0 0 काट दीजिए, 2 से काटिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2000 इंटू 100 मतलब 2 लाख हो गया आपका, 2 लाख हो गया आपका आंसर। तो इसका मतलब है 2 लाख आपका डायरेक्ट वेजेस। आपको थोड़ा सा घुमा के दिखा देते हैं कि 2 लाख का अगर 20% करेंगे तो क्या 40,000 आएगा, देखिए 20/100 करते हैं, 0 0 काट देते हैं, हाँ आ गया ना 40,000 आपका। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 लाख आपका सही जवाब है। इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है एग्जाम के टाइम पे जल्दी जल्दी। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया, क्लियर हुआ? अगर वीडियो आपको समझ में आया, आपको हेल्प हुआ, आपको एग्जाम में फ़ायदा हुआ, तो ज़रूर आपको क्या करना है, इस वीडियो को दोस्तों को शेयर करना है, साथ में लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि हम इसके बाद टैक्सेशन के ऊपर भी आपको इसी हफ्ते के अंदर ही आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे, फिर ट्राई करेंगे अकाउंट्स के ऊपर भी आपको इम्पॉर्टेंट MCQs जो है वो देने के लिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। थैंक यू।